नमस्कार दोस्तों, रीड मोर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको घटकों में हम जो है डिवाइड करेंगे और सिस्टमेटिकली एक एक करके डिफरेंस देखते जाएंगे। तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि वायवीय यानी कि हवा, वायु मतलब हवा। तो हवा से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और हवा में क्या है, आपके ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने गहरी सांस ली तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और अवायवीय, जैसा कि आप लोग विलोम पढ़ते हैं, तो वायवीय का उल्टा होगा अवायवीय, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वायु नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस सही है, लेकिन इस डिफरेंस से अंदर जाके क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है कि हमने खाना खाया, सपोज कीजिए आप पार्टी में गए, आपने पूरा बढ़िया पनीर खाया, पुलाव खाया, दाल खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, खूब खाना खाया। अब आपका शरीर या पेट आपको डाइजेशन करना चालू करेगा, खाना डाइजेस्ट होगा। और वो बढ़िया खाना डाइजेस्ट होकर अल्टीमेटली ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। जब ये ग्लूकोज में परिवर्तित होगा तो आपके ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड आपके पूरे शरीर में घूमता है। ये घूमते घूमते ग्लूकोज को हर कोशिका के अंदर लेकर के जाएगा। तो जब कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज जाता है तो फिर क्या क्या होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। तो वायवीय श्वसन का पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दूसरा उपस्थिति, यानी कि होता कहाँ है, किन किन जगहों पे होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका तथा उच्च जीवधारियों में होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, यानी कि उसका केंद्रक जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और उसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो इसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिका तथा उच्च जीवधारियों, उच्च जीवधारियों मतलब कि प्रोटिस्टा के ऊपर आपका जो अमीबा है वहां से लेकर के हम लोगों तक इसमें ये वायवीय श्वसन पाया जाता है। और अवायवीय श्वसन आपके सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट या जीवाणुओं में। ईस्ट होता है जिसको आप खमीर कहते हैं, जो इससे ब्रेड बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। तो ईस्ट में और बैक्टीरिया में होता है। एवं पेशी कोशिका, यानी कि आपकी मसल्स जो आप देखते हैं ना, या हाथ पैर की मसल्स होती हैं, इसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो हमने देखा कि इसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और इसकी उपस्थिति कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और मसल सेल्स में भी होती है। अब कोशिका के अंदर कहाँ होता है, क्वेश्चन ये होता है कि कोशिका में तो होता है, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, तो कोशिका के अंदर कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन आपका साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हमने बना दिया ऐसे, इसके अंदर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। तो आपका जो वायवीय श्वसन होगा वो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो अंदर इसकी जो वॉल होती है फोल्डेड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग जानते हैं कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यही एटीपी का निर्माण होता है। तो अगर सपोज करें कि ये कोशिका का एक चित्र है जो हमने जनरली बनाया है, तो कोशिका में ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के चारों जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में, पहले कोशिका द्रव्य में चीजें आएंगी, जैसे ग्लूकोज, मान लीजिए कि ब्लड ग्लूकोज लेकर के आया कोशिका के अंदर, वो भेज देगा। अब ग्लूकोज यहाँ पे गया आपका, अब ये ग्लूकोज पहले यहाँ पे टूटेगा। ग्लूकोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज आपका जो है पायरूवेट में टूटेगा। ग्लूकोज पायरूवेट में टूटेगा, ये पायरूवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के जब टूटता है, जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तब इस प्रक्रिया को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता, या उन जीवधारियों में जिनके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे कि आपके जीवाणु हो गए, जीवाणु हो गया आपका, तो इसमें जो है आपका अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं गया।
सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही इसका विखंडन हो गया। अब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, तो ग्लूकोज भैया क्वेश्चन है कि टूटता क्यों है, क्या जरूरत ग्लूकोज को टूटने की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज एक अणु है और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और सभी परमाणु मिल करके बंध के द्वारा एक अणु का निर्माण करते हैं, बॉन्ड के द्वारा अणु का निर्माण करते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है, सपोज करो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये दोनों आपस में आएंगे और बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलती है। तो ग्लूकोज को इसीलिए तोड़ती है सेल, ताकि हमको ढेर सारी एनर्जी मिले। और खाना हम लोग इसलिए खाते हैं भैया एनर्जी मिले, कोचिंग जाना है, पढ़ने जाना है, खेलने जाना है, कूदने जाना है, तो इसके लिए एनर्जी हमें चाहिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी मिलती कहाँ है? बॉन्ड को तोड़ने से। बॉन्ड किस में? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है अब आगे देखते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा? दो तरह से होगा। जब वायवीय शोषण होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाएगा। ग्लूकोज मानी पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे ग्लूकोज के। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होगा। अपूर्ण विखंडन क्या है? अपूर्ण विखंडन क्या है वो देखते हैं। तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? भाई आपने किसी को पूरी तरह तोड़ दिया तो अंत में क्या बनेगा? तो जब ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा तो आपको CO2 गैस मिलेगी और जल निकलेगा। हमने जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे फेफड़ों से होते हुए फिर खून में जाती है, फिर खून के द्वारा सेल के भीतर जाती है और वहां पे जाके ग्लूकोज को तोड़ती है और फिर ग्लूकोज से CO2 निकलता है, फिर वो CO2 ब्लड से होते हुए हमारे फेफड़े में आती है और हमें बाहर निकलती है। हम तो बड़े आराम से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पर इसके बीच में इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। लेकिन एथेनॉल में, ईस्ट में ये CO2 में नहीं टूट पाता, पूरी तरह नहीं टूट पाता, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? एथेनॉल में। और पेशी कोशिका में लैक्टिक एसिड में हो जाता है। अब एथेनॉल क्या होता है? अभी कोरोना महामारी आई थी तो आपने देखा सब लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, बाहर जाओ सैनिटाइजर लगाओ, तो सैनिटाइजर के अंदर ही ये एथाइल अल्कोहल होता है। और ये एथाइल अल्कोहल उसमें होता है, आपने फिल्म में गाना सुना होगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो जब पियक्कड़ जितने होते हैं जो दारू पीते हैं उसके अंदर भी यही एथाइल अल्कोहल होता है। यही एथाइल अल्कोहल ईस्ट का इसीलिए उपयोग किया जाता है दारू बनाने के लिए, एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। और पेशी कोशिका में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो ये CO2 में टूटने के बजाय लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। सपोज करो आप जंगल में गए, आपके पीछे शेर लग गया, अब आप भागना चालू करेंगे, अचानक से दौड़ेंगे। जब अचानक से दौड़ेंगे तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज फटाफट टूटना चालू करेगा। जब ग्लूकोज फटाफट टूटना चालू करेगा तो क्या होगा कि इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूट पाएगा। भाई कोई भी काम आप करते हो आराम से करोगे तो पूरा करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो आधा अधूरा करोगे। तो ग्लूकोज को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, तो उसका जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। ग्लूकोज CO2 के बजाय लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जा करके जमा हो जाता है, इसीलिए फिर दौड़ने के बाद हाथ पैर सब दर्द करते हैं। आप बहुत मेहनत करके आओ, किसी खोजते हो काश कोई मिल जाता है मेरा हाथ पैर दबा देता, तो लोग मसाज करवाने इसलिए जाते हैं कि उनका लैक्टिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर कन्वर्ट होकर के वो CO2 में बदल जाए। तो अपूर्ण रूप से ग्लूकोज जब टूटता है तो ईस्ट में इथेनॉल पेशी कोशिका यानी कि हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। अब ऊर्जा कितनी निकलेगी? भाई कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो ऊर्जा के लिए तो कर रहे हैं। हमने खाना खाया किस लिए खाया? ऊर्जा के लिए खाया, ठीक। तब ऊर्जा के लिए हमने खाना खाया, तो अब देखते हैं कि कितनी ऊर्जा मिली। तो जब वायवीय श्वसन होगा तो ग्लूकोज पूरा टूट गया तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और ग्लूकोज अवायवीय श्वसन में जब आधा अधूरा टूटा है तो थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा आती कहाँ से? आपने ATP का नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। जब ग्लूकोज का बॉन्ड टूटता है, ग्लूकोज के अणु आपस में टूटते हैं, परमाणु टूटते हैं, तो एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को पकड़ के एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया जाता है, उसका नाम होता है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के बारे में हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो ATP क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे हम लोग पैसे से सारा सामान खरीद लेते हैं, वैसे ही सेल ATP से हर जगह एनर्जी पहुंचा देती है। तो ATP कितना बनेगा? जितना ATP बनेगा उतना ही जो है आपका ऊर्जा मिलेगी। तो ATP की संख्या जब वायवीय श्वसन होता है तो 38 ATP का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है। तो अब जाहिर सी बात है जहां 38 ATP बन रहे हैं वहां पे ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, और जहां पे सिर्फ 2 ATP मिल रहे हैं वहां पे ऊर्जा कम मिलेगी। तो ये था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th में। तो आप लोग इसको जरूर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और कमेंट में लिख करके बताइए कि ATP का पूरा नाम क्या होता है। अगली वीडियो में आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।